हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10 के भारतीय भवन का फिजिक्स का नया चैप्टर नंबर 4 विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट के अंतर्गत इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये विद्युत धारा होता क्या है। जैसे कि हम लोग अपने घरों में नॉर्मली बोलचाल के भाषा में विद्युत धारा को बिजली कहते हैं। बात समझ रहे हो? तो बिजली को ही क्या कहा जाता है? विद्युत धारा कहा जाता है। जैसे कि मान लिया जाए आजकल के युग में अगर बिजली नहीं रहे तो हमारा सारा काम क्या हो सकता है? ठप हो सकता है। यानी कि आजकल देखा जाए तो सारे जो भी हमारा काम होता है वह क्या विद्युत धारा से ही संबंधित है। अगर ये नहीं रहे, ठीक है, तो सारा काम क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। गांव की अगर बात की जाए, 2 दिन लाइन कट जाता है, अनेकों प्रकार के तरह तरह के समस्या उत्पन्न होने लगता है, होता है ना। एबरा सबसे इम्पोर्टेंट तो मोबाइलवा है ना। चार्ज नहीं होगा सब काम खराब। ठीक है, तो सबसे जरूरी क्या है? विद्युत धारा है। इसका उपयोग भी हमारे दैनिक जीवन में बहुत है, बहुत तगड़ा जब उपयोग है। जैसे कि मान लिया जाए इस वक्त अगर मोमबत्ती जला के कह दे बाबू खाना खाओ तो कोई खाएगा? कोई और दिखाइए नहीं दे रहा है थाली में, तो उसके लिए क्या बॉवल चाहिए, वेपर वाला बॉवल, समझ में आ रहा है ना। तो किससे जलता है? विद्युत धारा से जलता है, बिजली से जलता है। बात समझ रहा ना। तो ये बार अगर देखा जाए तो विद्युत जो बॉल हो गया, ट्यूब हो गया, टीवी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, बात समझ रहा ना, वॉशिंग मशीन है और बहुत सारा तरह तरह का यंत्र है जिसको चलाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? विद्युत धारा की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो अगर हमसे उपयोग पूछा जाए कि विद्युत धारा का उपयोग क्या क्या होता है, तो हम ऐसे बता सकते हैं कि विद्युत धारा का उपयोग हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे पंखा चलाने में, टीवी चलाने में, रेफ्रिजरेटर जिसको फ्रीजर कहते हैं शायद, फ्रिज चलाने में, वॉशिंग मशीन, ए टू जेड सारा काम हमारा किससे हो रहा है? विद्युत धारा से हो रहा है। तो ये हम उपयोग में बता सकते हैं। अब विद्युत धारा जैसे कि मान लिया जाए, इसके अंतर्गत हम लोग बहुत सारी घटनाएं पढ़ेंगे जो हम मतलब इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। जैसे विद्युत धारा के अंतर विभव, विभवांतर, प्रतिरोध, ओम का नियम, चालक, कुचालक, ठीक है। तो बहुत सारी चीजों के बारे में हमें इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ना है। तो ये विद्युत धारा का मतलब होता क्या है, पहले ये हम जान लेते हैं कि विद्युत धारा का मतलब होता क्या है। तब विद्युत धारा का मतलब होता है आवेश का प्रवाह। बात समझ रहे हैं? विद्युत धारा का मतलब क्या होता है? आवेश का प्रवाह। यानी कि आवेश का एक जगह से दूसरे जगह जो प्रवाह होता है उसी प्रवाह को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। बात समझे ना। यानी कह रहे किसी भी अगर मान लें डिफिनीशन, अगर शुद्ध डिफिनीशन की बात करें तो शुद्ध डिफिनीशन हमारा हो जाएगा यहाँ से, ये डिफिनीशन हमारा कहलाएगा। ठीक है, कहते हैं किसी चालक पदार्थ में किसी भी दिशा में, बात समझे ना, किसी चालक पदार्थ में किसी भी दिशा में आवेशों के व्यवस्थित प्रवाह को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। बस समझ आया। यानी कि किसी भी चालक पदार्थ में आवेशों के, आवेश बोले तो क्या है? यानी कि धन आवेश या ऋण आवेश, यानी आवेशों के व्यवस्थित प्रवाह को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। बस समझ आया। तो चलते हैं यहाँ से हम देख लेते हैं हमें क्या कहता है इसमें। तो सबसे पहले देख लिया जाए, विद्युत धारा को हम बिजली भी कहते हैं। विद्युत धारा को बिजली भी कहा जाता है और इसका उपयोग हम जान चुके हैं, यानी इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है तो हम बता सकते हैं। अब चलते हैं यहाँ पर देख लेकर, विद्युत धारा यानी कि बिजली या विद्युत धारा से हमारा तात्पर्य तारों से होकर आवेश का प्रवाह होता है। यानी कि तार से होकर आवेश जब एक जगह से दूसरा जगह जाता है तो उसी को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। बात समझ में आया? तो ये ध्यान रखना है। यानी कि विद्युत धारा के तात्पर्य, विद्युत धारा का अर्थ क्या होता है? तो विद्युत धारा का अर्थ यह होता है कि तारों से होकर आवेश का प्रवाह, इतना भी कह सकते हैं, उसका अर्थ बताना हो तो। यानी कि तारों द्वारा होकर क्या आवेश का प्रवाह को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। वैसे तो हम लोग जानते हैं, इसके पहले क्लास में हम लोग क्लास 9 में पढ़े थे पदार्थ के बारे में, केमिस्ट्री में। ठीक है, वो थोड़ा सा हमको पॉइंट यहाँ पर क्लियर करना है, हमको इसमें मिलेगा। जैसे पदार्थ के बारे में सबको मालूम है, यानी कि पदार्थ किससे बना है? पदार्थ का जो परमाणु है वो 3 मौलिक कणों से मिलकर बना है। पदार्थ का जो परमाणु है वो कितने कणों से बना है? 3 मौलिक कणों से बना है। किससे किससे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश रहता है? माइनस यानी कि ऋण आवेश रहता है। प्रोटॉन पर कौन सा आवेश रहता है? धन आवेश यानी कि प्लस रहता है। और न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश रहता है? कोई आवेश नहीं रहता है, आवेशहीन होता है। बात समझ आ रहा है ना। अब इसी को देख लेते हैं। तो कह रहा है कि पदार्थ के परमाणु की रचना
3 मौलिक कोणों से होती है। बात समझ आए? यानी कि जो भी पदार्थ का जो परमाणु का निर्माण होता है वो कितने कोणों से मिलकर बनता है? 3 कोणों से मिलकर बनता है। कौन कौन? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब चलते हैं, यहां से देखते हैं होती है, हो गया। करा ऋण आवेश युक्त इलेक्ट्रॉन, ऋण आवेश युक्त मतलब कौन सी? माइनस चार्ज वाला, ये जिस पर ऋण आवेश रहता है, यानी कि माइनस चार्ज रहता है, उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और धन आवेश युक्त प्रोटॉन, यानी जिस पर प्लस का चार्ज रहता है, यानी कि जिसको हम धनावेश कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? प्रोटॉन कहते हैं। प्रोटॉन पर कौन सा आवेश रहता है? धन आवेश रहता है। तथा अनावेशित, अनावेशित का मतलब होता है जिस पर कोई आवेश नहीं हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? न्यूट्रॉन कहते हैं। यानी कि परमाणुओं का निर्माण किनसे किससे होता है? इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से। तो पूछा जा सकता है कि धनावेश युक्त किसको कहा जाता है? तो धनावेश किस पर आता है? प्रोटॉन पर आता है, तो प्रोटॉन को आता है। ऋणावेश कौन है? इलेक्ट्रॉन। आवेशहीन किसको कहा जाता है? न्यूट्रॉन को। ये भी हमें ध्यान में रखना है, सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से बहुत इंपॉर्टेंट माइंड रहेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमसे इसे पूछ सकता है, ठीक है। अब चलो एक बात और पूछा जा सकता है, ये जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है वो परमाणु के किस किस भाग में पाए जाते हैं? बात समझ रहे? तो जैसे कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं पिछले क्लासों में कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है वो परमाणु के नाभिक में यानी केंद्र में स्थिर होते हैं, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो परमाणु के बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते रहता है। बात समझ आ रहा है ना? जैसे कि मान लिया जाए ये क्या हो गया, एक परमाणु मान लेते हैं, ठीक है। और इसका जो केंद्र है इसको हम केंद्र मान लेते हैं। तो ये जो केंद्र दिख रहा है ना, तो इसी में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहेंगे। बात समझ रहा है ना? और जो इलेक्ट्रॉन है इस पर क्या करेगा, जो कक्षा दिखाई दे रहा है इस पर चारों तरफ हमेशा क्या करते रहता है? चक्कर लगाते रहता है। तो ये ध्यान में रखना है। पूछा भी जा सकता है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं? तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो बाहरी कक्षा होता है उसी पर हमेशा क्या करते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं। और जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है वो कहाँ पाए जाते हैं? तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ पाए जाते हैं? तो परमाणु के केंद्र में यानी कि परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं। क्लियर हुआ? अब चलते हैं इसको देख लेते हैं। तो कह रहा है कि प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन परमाणु के केंद्रीय भाग में रहते हैं। बात समझ आया ना? यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु किस भाग में रहते हैं? केंद्रीय भाग में यानी कि नाभिक में रहते हैं। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, नाभिक के इर्द गिर्द, इर्द गिर्द मतलब क्या था? अगल बगल, इर्द गिर्द मतलब अगल बगल या आसपास, ठीक है। तो वही कह रहा है नाभिक के इर्द गिर्द कुछ निश्चित कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? घूमते रहते हैं। अब देख लिया कक्षा हो गया, इसी के आसपास वे इलेक्ट्रॉन इसमें क्या करते रहते हैं? घूमते रहते हैं। तो क्लियर हो गया? अब चलते हैं आगे। कह रहा कि इलेक्ट्रॉन पर जितने परिमाण का धन आवेश प्रोटॉन पर, इलेक्ट्रॉन पर जितने परिमाण का धन आवेश रहता है, घबरा रहा है, इलेक्ट्रॉन पर जितने परिमाण का ऋण आवेश रहता है, ठीक है, ऋण आवेश रहता है उतने परिमाण का धन आवेश किस पर रहता है? प्रोटॉन पर रहता है। बात समझे ना? यानी कि जितना माइनस चार्ज किस पर होगा? इलेक्ट्रॉन पर होगा, उतना ही प्लस चार्ज किस पर आएगा? प्रोटॉन पर आएगा। यानी कि दोनों का जो परिणाम है, यानी दोनों का जो वैल्यू है वो आपस में क्या होता है? बराबर होता है। अंतर क्या होता है? एक पर प्लस होता है और एक पर माइनस होता है। तो जब ये बराबर होता है तो इससे बहुत अच्छा क्वेश्चन निकल कर आता है कि परमाणु विद्युत उदासीन क्यों होता है। तो हम बता सकते हैं कि हम लोग जानते हैं कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या क्या होती है? समान होती है, इसलिए परमाणु विद्युत क्या होता है? उदासीन होता है। ध्यान में रखना है। परमाणु उदासीन क्यों होता है? तो देख लेते हैं कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या बराबर यानी कि समान रहती है, अतः परमाणु विद्युत क्या होता है? उदासीन होता है। यह ध्यान में रखना है, क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। यानी कि परमाणु उदासीन क्यों होता है? तो हम जानते हैं कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या क्या होती है? बराबर होती है या समान होती है, जिसके कारण परमाणु क्या होता है? विद्युत उदासीन होता है। बात समझ में आया? अब आगे चलते हैं। पर इलेक्ट्रॉन को खोकर, अब देख लो, इससे पहले एक बात हम यहाँ पर सीखेंगे थोड़ा सा। जब ये बात आ रहा है ना इलेक्ट्रॉन वाला, तो जैसे कि मान लेते हैं पदार्थ जो होते हैं, जो भी पदार्थ होते हैं, तो उसमें एक का गुण पाया जाता है धनावेशित होगा, एक का क्या होगा? ऋणावेशित होगा। जैसे कि मान लेते हैं एक नॉर्मल हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं, एक कांच का छड़ ले लिया, एक रेशम का कपड़ा ले लिया जाए। बहुत समझा? ये एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहे हैं। जैसे कांच का छड़ हो गया, एक क्या हो गया? रेशम का कपड़ा हो गया। जब दोनों को आपस में हम रगड़ते हैं, बात समझ रहे हैं? जब दोनों को आपस में रगड़ा जाता है तो क्या होता है कि जो रेशम का कपड़ा होता है उस पर से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, यानी कि कांच वाला से इस पर जाएगा। एक बात और ध्यान रखना है, जब दोनों में आदान प्रदान हो जाएगा तो उसमें से जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? त्याग करेगा।
यानी एक का गुण क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लेने का गुण होगा, एक का गुण क्या होगा, इलेक्ट्रॉन देने का गुण होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन देता है वह धनावेश बनाता है, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है वह क्या बनाता है, ऋणावेश। मतलब हम कुछ चीज ले रहे हैं तो कर्जदार हो गए, कर्जदार हो गए यानी कि माइनस में आ गए। बस समझे, हम किसी को दिए हैं तो हम कोई नहीं, हम टेंशन में नहीं ना है, फ्री फंड है, यानी कि हम दिए हैं तो डोनर हो गए, तो डोनर हो गए तो प्लस में, हमको कोई टेंशन है, जो लिया उसको टेंशन है। बात समझ रहे हैं। तो बात यहाँ पर यही आ रहा है कि जैसे कि मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन को त्याग कर रहे, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर कर कोई भी पदार्थ क्या होता है, धनावेशित हो सकता है या ऋणावेशित हो सकता है। तो धनावेशित कब होता है लोग, कि जब कोई भी पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तब वह धनावेशित बनाता है, और जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके, यहाँ पर ग्रहण करके लिख लेना है, ठीक है, ग्रहण करके कोई पदार्थ क्या बनाता है, ऋणावेशित हो जाता है। बात समझे ना, यानी कि जो देगा धनावेशित, जो लेगा ऋणावेशित। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब एक बात और देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, जो आवेश होता है, उसका एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होता है, खत्म नहीं होता है, यानी उसका क्या होता है, चेंजिंग फॉर्म होता है, एक रूप से दूसरे रूप में बदलेगा। तो जब एक रूप से दूसरे रूप में बदलेगा तो हम कह सकते हैं कि ना ही हम उसको उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही उसको नष्ट कर सकते हैं, बल्कि उसे एक रूप से दूसरे रूप में हम क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो इसी पर एक बात मिलेगा, आवेश जो है नहीं उसको क्या किया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है और नहीं नष्ट किया जा सकता है, बल्कि उसे एक रूप से दूसरे रूप में क्या किया जा सकता है, बदला जा सकता है। तो कह सकते हैं कि आवेश संरक्षित रहता है, उसे न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है। अगर आवेश संरक्षण का सिद्धांत हमसे पूछ दिया जाता है, हम बता सकते हैं कि यानी क्या आवेश संरक्षण सिद्धांत का मतलब क्या हो जाएगा, कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही उसे नष्ट किया जा सकता है, बल्कि उसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। तो ये क्लियर हो गया हमारा। अब हम पढ़ेंगे चालक तथा विद्युत रोधी। चालक तथा विद्युत रोधी, विद्युत रोधी को हम कुचालक भी कहते हैं। ठीक है, बात समझे ना। तो चालक और विद्युत रोधी हम पहले भी क्लास में पढ़ चुके होंगे। चालक के मतलब क्या होता है, जिससे आवेश एक भाग से दूसरे भाग तक आसानी से जा सकता हो, उसे चालक कहते हैं। अब विद्युत रोधी के मतलब क्या होता है, जिससे आवेश एक भाग से दूसरे भाग तक नहीं जा सकता हो, उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं। बात समझ आया। चलो इसका डिफिनीशन देख लेते हैं। पदार्थ मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन, एक हो जाएगा चालक, एक हो जाएगा विद्युत रोधी। यानी यहाँ के अनुसार देखते हैं। ठीक है, पदार्थ कितने प्रकार के हो गए, दो प्रकार के, एक हो गया चालक, एक हो गया विद्युत रोधी। तो चालक के बारे में जानते हैं, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश उनके एक भाग से दूसरे भाग तक जाता है, चालक कहे जाते हैं। बात समझे ना, यानी कि वैसे पदार्थ जिनसे आवेश उसके एक भाग से दूसरे भाग तक क्या हो, चला जाता हो, उसे हम क्या कहते हैं, चालक कहे जाते हैं। उसे चालक कहते हैं, क्या कहे जाते हैं, जैसे धातु, मनुष्य या जानवर का शरीर, पृथ्वी, ये सब किसका उदाहरण है, ये सब चालक पदार्थ के उदाहरण है। जैसे कहने का मतलब ये हो गया, जैसे कि मान लिया धातु में क्या आ जाएगा, लोहा, एल्युमिनियम, ये सब क्या होते हैं, धातु होते हैं, और ये विद्युत का क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। जैसे कि मान लिया जाए बोर्ड है घर में, वहां पर एक तार लगा दिया जाए, मानी कि एक यहाँ से लगा दिया जाए, दूसरे तरफ से छुआ जाए तो क्या करंट मारेगा, करंट मारेगा कि नहीं मारेगा, मारेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, वहां से आवेश का प्रवाह यहाँ तक हुआ। अगर मान लेते हैं हम जाके तार पकड़ लिए, कोई हमको पकड़ लिया, तो क्या होगा, उसको भी तो डांस करवाएगा कि नहीं करवाएगा। बात समझ रहे ना। तो जब यहाँ से समझ लेना है, अगर नहीं हो तो घर पे प्रैक्टिस किया जा सकता है गार्जियन के उपस्थिति में। ठीक है, यहाँ पर ये अलाउ नहीं है, समझ में आ रहा है ना। तो आदमी का जो शरीर होता है, कि अगर आदमी के एक आदमी को मतलब झटका लगता है, ठीक है, अगर वो दूसरा आदमी उसको छुएगा तो उसको भी झटका लगेगा, उसको भी ब्रेक डांस करना पड़ सकता है। समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आवेश का प्रवाह हमारे शरीर से होते हुए उसके शरीर में भी जाएगा और वो भी छटपटाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये सब क्या है, चालक पदार्थ के उदाहरण है। बात समझ आएगा ना। अब चलते हैं विद्युत रोधी पदार्थ पर। तो विद्युत रोधी पदार्थ क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट होता है। तो कह सकते हैं कि ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश एक भाग से दूसरे भाग तक नहीं जाता है, विद्युत रोधी कहे जाते हैं। यानी कि जिसमें से क्या हो, एक भाग से दूसरे भाग तक आवेश का प्रवाह ही नहीं हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता हो। जैसे लकड़ी ले लिया जाए, लकड़ी से बिजली को हम छुएंगे तो हमको करंट मारेगा, और वही हारा लकड़ी ले लो, करंट मारेगा। ठीक है, तो वही बात हो रहा है कि अगर कोई भी अगर रबड़ का लकड़ी, रबड़ ले लिया जाए, प्लास्टिक का अगर कोई छड़ है, प्लास्टिक का छड़ ले लिया जाए, उससे अगर हम बिजली का तार छुएंगे तो मारेगा, नहीं मारेगा। ठीक है, तो यहाँ पर समझ लेना है कि जैसे हो गया कांच,
प्लास्टिक, रबड़, लकड़ी, एबोनाइट, ये सब क्या है? विद्युत रोधी पदार्थ है, इनसे आवेश का प्रवाह नहीं होता है। बात समझे ना? अगर एक बात जाने, एक शब्द में जानना चाहें शॉर्टकट में, तो कह सकते हैं कि चालक वैसे पदार्थ जिनसे आवेश का प्रवाह एक भाग से दूसरे भाग तक आसानी से हो जाता है, उन्हें चालक पदार्थ कहते हैं। जैसे धातु, मनुष्य या जानवर का शरीर, पृथ्वी वगैरह इत्यादि। विद्युत रोधी पदार्थ कैसे कहते हैं? वैसे पदार्थ जिनसे होकर आवेश का प्रवाह एक भाग से दूसरे भाग तक नहीं होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? विद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं। जैसे कांच, प्लास्टिक, रबड़, लकड़ी, एबोनाइट इत्यादि, ये सब क्या हो जाएंगे? विद्युत रोधी के उदाहरण है। अब हम पढ़ेंगे जिसका हमें इंतजार था, किसका? विद्युत धारा का। तो कह सकते हैं जिसका मुझे था इंतजार। अब देख लियो, कह सकते हैं आवेश का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने को हम क्या कहते हैं? आवेश का चालन कहते हैं। यानी आवेश एक जगह से दूसरे जगह जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? आवेश का चालन कहते हैं। यानी कहते हैं कि आवेश चल रहा है, यानी एक जगह से दूसरे जगह गया है, इसी का मतलब होता है एक जगह से दूसरे स्थान जाने आने को हम क्या कहते हैं? आवेश का चालन कहते हैं। तब ऐसा होता है तो हम कहते हैं कि विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है। बात समझा? तो इसमें हमको जानना कहाँ है? ये वाला कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। तो विद्युत धारा का डिफिनीशन कौन है? यही है। बात समझे ना? अगर किसी चालक पदार्थ में यदि विद्युत धारा का प्रवाह कहाँ होगा? चालक में कि विद्युत रोधी में? चालक में। विद्युत रोधी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर किसी चालक पदार्थ में किसी दिशा में दो बिंदुओं के बीच आवेश के व्यवस्थित प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। कोई भी चालक पदार्थ हो गया, ठीक है, किसी भी दिशा में आवेश का प्रवाह जब एक दिशा से एक स्थान से दूसरे स्थान तक होता है, तो हम कह सकते हैं कि उसको क्या कह सकते हैं? विद्युत धारा कहेंगे। बात समझे ना? तो ये शॉर्टकट में याद कर सकता है लोग, यानी आवेशों के व्यवस्थित प्रवाह को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। अगर वो बढ़िया से कहना है तो किसी चालक पदार्थ में किसी दिशा में दो बिंदुओं के बीच आवेशों के व्यवस्थित प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। आज के लिए इतना रहने दिया जाए।